अब सक्सेस को क्या कहा जाए? सक्सेस क्या पैसा पाना है? नहीं। सक्सेस क्या फैन फॉलोइंग पाना है? नहीं। अगर आपके बच्चे आप जैसा नहीं बनना चाहते, वो आपके अंदर रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहे, तो आप फेल हो गए। आप घर में अगर सूट लेके चला जाता हूँ ना, तो मेरे घर वाले कहें कि तुझे गोली मार दी जाएगी अगर तू कपड़े लाइफ मस्ती करने के लिए नहीं है, मजे करने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए। तो बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीस एंड वी हैव टू पे। उस दिन एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी तो बेटा आसान होने वाली है। शुरुआत इतनी शानदार हुई है तो अंजाम क्या होगा। वो अटेंडेंस भी पूरा नहीं होता था, हमको फाइन लगता था रोल नंबर लेने के। हमारा मकान मोड़ भी था, मूवी में देखते थे स्टेज पे कैसा बोलते हैं, हमको पैर कांपते थे मेरे जब मैं पहली बार स्टेज पे गया। आपके आसपास वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपके इस जीवन की शिक्षा में योगदान किया? मेरा फाइनली गोल ये है कि मैं इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूँ। वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज के इस स्पेशल वीडियो में इन शिक्षा सक्सेस स्टोरीज वी ब्रिंग टू अ स्टोरी ऑफ अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हु इज नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर, वेरी फेमस एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, a very famous educationist, a very famous YouTuber, a very famous social media influencer. The person is सोनू शर्मा। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सोनू जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा इस इंटरव्यू में। हम 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, चूंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको देखकर लोग अपने जीवन में चेंजेस, बदलाव लाते हैं, और कहीं ना कहीं दे सी अप टू यू एज द आइडल और द पर्सन जिनकी बातों को सुनकर समझकर वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही की बात करना चाहूंगा, आपकी पर्सनैलिटी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि लोग बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि सोनू शर्मा जो आज सोनू शर्मा है वो कैसे बने। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने चैनल के ऊपर। जर्नी स्टार्ट हुई 1998 से, when I did my graduation from DAV कॉलेज फरीदाबाद। और एवरेज स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं ना, कि बहुत एवरेज स्टूडेंट, कोई खास नहीं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और लेकिन जब मैं 98 में ग्रेजुएशन करके घर लौटा, तो वो इंसिडेंस ऐसा था जिसने लाइफ को एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, कि पुश दिया कि लाइफ मस्ती करने के लिए नहीं है, मजे करने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए। तो मैं जब घर पहुंचा तो मेरे फादर साहब को बोला कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, ये डिग्री है हमारी, अब आप हमको कुछ तोहफा दीजिए कि हम पास हो गए फाइनली, जो कि आपको लगता था कि नहीं होंगे। तो मेरे फादर ने बोला वेट फॉर अ मिनट। वो ही वेंट टू द रूम, वो रूम से बाहर आए और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। तो वो पेपर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीस एंड यू हैव टू पे। व्हिच ईयर? 98। ओके। तो आज से करीब 24-25 साल पहले मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो -3 लाख रुपए से किया है। तो उस दिन एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी तो बेटा आसान होने वाली नहीं है। शुरुआत इतनी शानदार हुई है तो अंजाम क्या होगा। तो वो जो मस्ती वाला ऑरा था वो अचानक धुल गया 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो थोड़ा सा रोकूंगा। आपने कहा मस्ती वाला ऑरा, वो जो समय था वो अचानक से धुल गया। उससे पहले के सोनू शर्मा कैसे थे? अगर थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए, क्योंकि मस्ती की आप बात कर रहे हैं, दैट मींस कि दैट पर्सन वाज अ वेरी डिफरेंट। बहुत आवारा थे, बहुत आवारा गलती करी हमने कॉलेज के अंदर। पढ़ाई के अलावा सब काम किए हैं, डिटेल में नहीं बता सकता कि क्या क्या किया। पढ़ाई के अलावा सब काम किए, बहुत मस्ती करी, कोई ज्यादा लाइफ को लेके सीरियस नहीं थे। हम ऐसा बोले कि पहले दिन से विजन क्लियर था कि ये करेंगे वो करेंगे, तो झूठ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। हमारा जो अटेंडेंस होता था, वो अटेंडेंस भी पूरा नहीं होता था, हमको फाइन लगता था रोल नंबर लेने के लिए, कि आपको जब तक रोल नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप अटेंडेंस पूरा नहीं करेंगे। और जो लोग बच्चे अटेंडेंस पूरा नहीं करते थे उनको फाइन लगाया जाता था हमारे कॉलेज में कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरा तो वो हालत था कि हमको पैसा देके रोल नंबर मिलता था अटेंडेंस पूरी कराने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सीरियस थे हम अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया, और सही मायने में 99 से लेकर आज 2022 हो गया है, फिर हमको लगा कि यार लाइफ सीरियस है यार, मतलब ये मस्ती मजे करने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए। और एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी में जितने मजे करने थे मैंने वो मैंने कर लिए। नाउ इट्स अ रियल वर्ल्ड। अभी क्रूर दुनिया है जहां पर अगर सीरियस नहीं हुए तो ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़े। इसका एहसास पिताजी के उस 3 लाख के लोन ने दिलाया या फिर और कुछ भी था? नहीं, वो झटका तो लगा पहला। मतलब हमने तो
यू डोंट बिलीव कि हम तो मूवीज में देखते थे कि किसी का मकान मोर्गेज है। हमारा मकान मोर्गेज था, तो मूवी में देखते थे कि आपका मकान मोर्गेज है और उसकी गिरवी है और उसकी बोली लग रही है, तो फिर आपका सामान निकाला जाएगा बाहर। तो हमको तो लगा यार ये तो हमारे साथ हो जाएगा अगर हमने पैसा नहीं चुकाया तो जहाँ से लोन था हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे, कोई ऐसे पैसे भी नहीं थे, मैं तो कमाता भी नहीं था तब। तो मतलब वो अचानक सब कुछ सामने बिखरता हुआ नजर आया कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ मेहनत करनी है, पैसा चुकाना है, ये गुडविल पे स्टेक नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए। फिर मेहनत किया धीरे धीरे धीरे, और जहाँ चाह वहां रहा। फिर ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ईश्वर ने बड़ा सपोर्ट किया और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जानना चाहूंगा कि शिक्षा का कितना योगदान रहा, चूंकि आपने कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, ये भी सोचा नहीं था कि क्या करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन क्या ये जो जर्नी थी, ग्रेजुएशन की जो जर्नी थी, वो जो ग्रेजुएशन के 3 साल आपके रहे होंगे या उससे पहले के मैं इंटर तक के सफर के बारे में पूछूं, आपको क्या लगता है कि आज जो सोनू शर्मा है जो दूसरों को सिखाते हैं, क्या उस समय का कुछ प्रयोग उस एजुकेशन का या फिर उस ज्ञान का प्रयोग करके आज वो बन पाए हैं जो सोनू शर्मा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल की नॉलेज, कॉलेज की नॉलेज और बाजार में जो चीजें लागू होती हैं बहुत अलग होती हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि स्कूल कॉलेज में जो 90% बातें पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती है वो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। ऑल्दो एजुकेशन बहुत जरूरी है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने जरूरी हैं, और एजुकेशन आपको डिसिप्लिन बना देती है। आप रोज उठते हैं, 8 बजे स्कूल जाते हैं, डिसिप्लिन होता है। अगर वो सब ना हो तो आप जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉपर एजुकेशन का जिंदगी में क्या रोल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस एजुकेशन से कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी की जिंदगी में आ सकता है। ऑल्दो वो एक प्लेट है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपको कहीं कॉन्फिडेंस फील होता है। जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आपको पता है क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप बाजार में उतरते हैं ना, तो बाजार की स्किल्स ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं। वो स्कूल की एजुकेशन बाजार में उस लेवल पे काम नहीं आती जैसा लोग सोचते हैं। ऑनलाइन और फिजिकली लोगों को कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते हैं, सोनू शर्मा मिलते हैं। सोनू शर्मा को ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला? ऑल्दो ज्यादा तो मैं सुनता नहीं था पहले, जब मैं नया नया इस फील्ड में आया तो ज्यादा अपने को पता भी नहीं था कि क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग होती क्या है और इसको कैसा स्टेज पे कैसा बोलते हैं। हम तो पैर कांपते थे मेरे जब मैं पहली बार स्टेज पे गया। किसी ने मुझे बोला कि आपको स्टेज पर सॉल्व हो क्या आगे बात करना है, तो मैंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कैसे बोलूंगा। तो ऐसा कुछ था नहीं उस दौर में, तो हम ऐसा कोई हमारा मेंटोर नहीं था। Okay. लेकिन धीरे धीरे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ते रहे तो बहुत लोगों को सुना, फिर बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुए, उनकी तरह बनने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1-2 नाम तो ऐसा नहीं है ज़हन में आते, लेकिन काफी सारे लोगों से सीखे। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि ग्रेजुएशन के बाद वो एक धक्का लगा, वो एक पता चला कि रियलिटी क्या है जीवन की, और घर मॉर्टगेज था। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जर्नी, नाउ यू आर एट दी आई वुड से एट द पीक ऑफ अ करियर, कि जहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग गुरु भी हैं और आप एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप कॉर्पोरेट एडवाइजर भी हैं। इस बीच में क्या हुआ, ये कैसे, मतलब ये जो सफर जब शुरू हुआ ग्रेजुएशन के बाद, वो झटका लगा और आपने सक्सेस की कहानी आज हम देख रहे हैं, सोनू शर्मा जो अलग अलग 3-piece सूट पहनता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, तो उसके बीच में क्या हुआ ऐसा कि ये परिवर्तन हो पाया? I started my network marketing career in 2001. Okay. डे भी मुझे याद है, 5 फरवरी 2001 को मैं इस इंडस्ट्री में आया, और बहुत बदनाम इंडस्ट्री थी, आज भी है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नजर से नहीं देखते हैं। एक्चुअली कोई इंडस्ट्री ऐसी है ही नहीं जो बदनाम ना हो। ऐसा मतलब जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबोया है, बिल्डरों ने पैसा लोगों का लिया है, नाम तो नहीं ले सकता मैं। बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं, और बहुत सारे स्कूल हैं जो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। एजुकेशन के नाम पे बहुत धांधली होती है। मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो जिसमें खराब लोग ना हो। मतलब कोई दुनिया सबसे बड़ा फील्ड है धर्म के बहुत सारे गुरु आपके अंदर पड़े हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर बुरे लोग ना हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग उससे अछूती नहीं। लेकिन उसी फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं, उसी फील्ड में बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं। अब आपको चॉइस करना होता है कि आपकी अपनी जो समझ है उससे आप चुनते हैं कि मैं सही जगह जाऊं या खराब जगह जाऊं। बहुत सारे स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देते, इसका मतलब नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाना बंद करें, हम अच्छे स्कूल को चूज कर रहे हैं।
बहुत सारे बिल्डर हैं जो टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, फ्लैट लोगों के अटके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मकान लेना बंद कर देते हैं। हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे किसी ने बोला, यार तुम ये क्या कर रहे हो यार, ये कोई काम है करने का टाइप्स, ग्रेजुएशन कर लिए, कोई अच्छा काम करो, ये कौन से काम पड़ गए, तुम 10 जोड़ो, तुम 10 जोड़ो। हाँ हम बनेंगे, तुम बनाओगे, फिर वो बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा एक पुरानी मेरी कहानी है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्योंकि बाजार के अंदर लोगों को उतना ही पता है जितना हमको पता है, और हर आदमी को सब कुछ पता हो ही नहीं सकता। और किसी को अगर सब कुछ पता होता तो वो बहुत अलग लेवल पे जाता है। क्योंकि अक्सर हम लोग सलाह मशवरा उन लोगों से करते हैं असल जिंदगी में जिन्होंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा हुआ। डोंट टेक माय वर्ड्स रॉन्ग, हमारे आसपास कौन लोग हैं, 99% तो अनसक्सेसफुल लोगों की दुनिया है ना। तो आप उनसे ही सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो आप उनसे सलाह मशवरा करेंगे तो उनको जितना पता है उतना ही बताएंगे। तो मैंने ऐसा नहीं, ये गलती मैंने नहीं करी। मैं उन लोगों को सुना जो वाकई में इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। अब आपका फॉर एग्जांपल बेटा है और अब आपका बच्चा 10th में पढ़ रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसका उसका एग्जांपल उसको किसका एग्जांपल देंगे? वही ना जो क्लास में फर्स्ट आया। आप उसको बोलेंगे ना, देख यार तेरे को उसकी तरह बनना है यार जो फर्स्ट आया है, या आप उसको बोलेंगे कि यार तो 15 लड़के फेल हो गए यार, तो तू उसकी तरह बन। लेकिन असल जिंदगी में जब हम आते हैं ना तो हम फेलियर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, यार वो भी फेल हो गया, यार वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया इस काम में, तो तू भी हो जाएगा। लेकिन क्या सब फेल हुए? नहीं, कामयाब भी लोग हो रहे हैं। तो हमको कहाँ देखना है? हमको उन लोगों की तरफ देखना है यार जो कामयाब है। तो मैंने उन लोगों की तरफ देखा जो इस फील्ड में सक्सेसफुल थे। तो मेरे को लगा अगर फील्ड खराब है तो सारे फेल हो जाते हैं। फील्ड खराब नहीं है, लोगों के काम करने का तरीका खराब हो सकता है, नजरिया खराब हो सकता है। तो फिर सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखा, उनसे इंस्पायर हुए, फिर इस फील्ड में आए, फिर बहुत मेहनत करा इस फील्ड के अंदर। मालूम चला कि डार्क सेल्स किसको बोलते हैं, दुनिया में कैसे होती है, रिसर्च की, बुक्स पढ़ी बहुत सारी, मतलब 100 ऑफ बुक्स मैंने इस फील्ड के ऊपर पढ़ी। तो मुझे मालूम चल गया कि लोगों को नॉलेज कम है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। फिर वो 12-13 साल वो चलता रहा, फिर कॉर्पोरेट जिंदगी शुरू हो गई। कभी सोचा नहीं था हमने कि यार आज मेरे पास 150 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस है जिनके लिए मैं काम करता हूँ। आप हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लेंगे तो उसमें से 8 आउट ऑफ 10 कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये यात्रा आज से 7-8 साल पहले शुरू हुई कॉर्पोरेट की, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। ओके, आपने बोला कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और कहीं ना कहीं ये आपको नॉलेज मिली, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज मिली। ये जो बुक्स की जो यात्रा थी, ये बुक्स पढ़ने की यात्रा, क्या ये आज भी चालू है और किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? हाँ, आज भी चालू है मेरा। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है भगवान दंड दे रहा है जो स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं करी ना, जो हरामखोरी करी। डोंट टेक मी रॉन्ग, जब स्कूल में नहीं पढ़ पाए भगवान ने कहा अब पढ़ो तुम्हारे लिए अब पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, आज भी मैं बुक रीडर हूँ, बहुत अच्छा खासा रीडर हूँ। इस जमाने के अंदर बहुत कम पढ़ता था, अभी तो मैं एक्सेसिव रीडिंग करता हूँ। आप विश्वास करें ना करें, मैं वीक के अंदर करीब करीब 2 बुक्स खत्म कर लेता हूँ। कभी कभी मूड करता है तो मैं एक ही दिन में एक बुक निपटा देता हूँ। आपने अभी बुक्स की बात करी, और अब चूंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन मीडियम की तरफ लोग जा चुके हैं, लॉकडाउन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और a lot of online classes started happening, a lot of coaching institutes, schools, colleges जो ऑफलाइन पढ़ाते थे वो भी ऑनलाइन मीडियम में आ गए। ऐसे में क्या बुक्स की इंपॉर्टेंस, फिजिकली वो जो पढ़ने का जो फील होता है, डू यू मिस दैट? और आपको मतलब इन ए जनरल पर्सपेक्टिव अगर पूछूं, अगर मैं दोनों में आपसे फर्क करने के पूछूं, व्हाट विल यू प्रेफर? नहीं, अगर आप पर्सनली मुझसे मेरा पर्सनल कॉन्शियस पूछे तो मुझे वो पढ़ के अंडरलाइन करना पेंसिल से, फिर उसके नोट्स बनाना ज्यादा पसंद है। कि मैं वो बुक लेता हूँ हाथ में तो मेरे हाथ में एक पेंसिल रहता है, क्योंकि 150-200 पेज का बुक है, जरूरी नहीं है कि उसमें सब आपके काम का होगा। तो मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ और जो मेरे मतलब का है उसमें मैं निकाल के नोट्स बना लेता हूँ। तो उस बुक का एक कुंजी बन जाता है मेरे लिए 10 पेजेस का। तो फिर मैं दोबारा बुक वो नहीं पढ़ता, फिर वो 10 पेजेस में आराम से पढ़ लेता हूँ। तो मैं ऐसे 10 पेजेस का मेरे पास कम से कम 100-150 बुक्स का एक कैप्सूल है। तो मेरे को अगर 150 बुक्स पढ़नी है तो वो 150 कैप्सूल्स मुझे 2-3 दिन के अंदर मैं पढ़ लूं तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट याद कर सकता हूँ। Probably a good way to create notes, शायद आप एज अ स्टूडेंट ये करते भी होंगे कि किताब में से आपने जो आपको अच्छा लगा उसको आपने हाईलाइट किया और अलग से पेपर पे लिख लिया, अलग से अपने नोट्स बना लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन की जर्नी में शायद ये विधा, शायद ये टैलेंट और शायद ये तरीके
कुछ ना कुछ खोते जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आज भी किताबों में उलझे हुए हैं वो इस प्रैक्टिस को करते हैं, एंड अ गुड प्रैक्टिस एज टोल्ड बाय अ सक्सेसफुल पर्सन हिमसेल्फ। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखें और अपने नोट्स बना के रहें, ताकि एज अ रेडी रेकनर आपके एग्जाम का आने से पहले आप उसको तुरंत देख के रिवाइज कर सके, जैसे सोनू जी स्वयं भी करते होंगे, वो नोट्स को देख के अपनी तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास कंपाइल है वो सारा का सारा, तो मुझे कोई भी किताब पूरी पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर वो 10 पेजेस में फटाफट, और फिर होता क्या है नोट्स बनाने में, जब आप पढ़ा हुआ चीज अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू हो जाता है, तो याद जल्दी होता है। मतलब हम स्कूल कॉलेज में भी जितना भी पढ़े हैं, हमको बताया जाता था लिख लिख के याद करो, तो वो जल्दी याद होता था। खाली सुन लेना नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर आप लिख सकें, उसको नोट्स बना सकें, तो आपकी मेमोरी में ज्यादा समय तक रहता है, क्योंकि अपने हाथ से आपने कुछ लिखा हुआ है। यू आर वेरी सक्सेसफुल। अब सक्सेस को क्या कहा जाए? सक्सेस क्या पैसा पाना है? नहीं। सक्सेस क्या फैन फॉलोइंग पाना है? नहीं कुछ सक्सेस क्या अपनी एक वैकेंसी बना देना है कि हाँ दुनिया जो है कहे कि सोनू शर्मा कहाँ है यार? सबके अपने अपने पैरामीटर है सर। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन सबसे अलग है। मतलब मेरी सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं। मेरा सक्सेस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। नेम, फेम, इज्जत, बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी रेंटल इनकम, आपके पास कितना शेयर खरीद रखे हैं आपने, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सक्सेस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जब आप के बच्चे बड़े हो जाएं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे हो जाएं, और आप उन बच्चों से पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो वो बाप का नाम ले लें बस। अगर आपके बच्चे आप जैसा नहीं बनना चाहते, वो आपके अंदर रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहे, तो आप फेल हो गए। आपके अकाउंट में चाहे 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आपको चाहे 50 लाख रुपए का पर मंथ रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन आपके बच्चे आपसे इंस्पायर नहीं है। उनको लगता है यार पापा ने तो ना तो टाइम दिया हमको, ना हमको वो फील कराया कि ये मेरे पापा हैं या ये मेरी मदर है, कोई भी हो सकता है ABCD। तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल तब हैं जब आपका बच्चा बोले कि यार अपने पापा का 1/10 भी बन जाएंगे ना, तो अपने आप को मतलब मैं आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सोचता हूँ यार अगर मैं अपने फादर का 1/10 बन सका, तो मैं अपने आप को मान लूंगा कि मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया है। अब सचिन तेंदुलकर का बेटा यही सोचता होगा कि मैं अपने फादर का 1/10 बन जाऊं। अमिताभ बच्चन का बेटा भी यही सोचता होगा कि मैं अपने फादर का 1/10 बन जाऊं। अब अमिताभ बच्चन का जो लड़का है अभिषेक, वो किसी और में रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहा अपना। सुनील गावस्कर का लड़का किसी और में रोल मॉडल, क्योंकि उसके पिता ने इतना कुछ अचीव कर लिया कि वो अपने बाप में ही रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बन सके, दुनिया के बन भी गए, तो मुझे लगता नहीं कि आपने कुछ किया है। आर यू सक्सेसफुल नाउ? ये तो आपको मेरे बच्चों से पूछना पड़ेगा। उसका आंसर तो वही दे सकते हैं। ओके। सोनू शर्मा को जब देखा जाता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सोना नजर आता है। अभी भी देखे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन सूट में बैठे हुए हैं आप। आपके वीडियोस में आपको एक से एक क्लासी 3 पीसेस में देखा जाता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल थोड़ा सब किराए के होते हैं। हाँ, वही मेरा सवाल था कि आपके वार्डरोब में कितने सूट्स हैं? मेरे साथ तो कहानी कुछ ऐसी है सर कि मैं घर में अगर सूट लेके चला जाता हूँ ना, तो मेरे घर वाले क्या बोलते हैं कि तुझे गोली मार दी जाएगी अगर तू कपड़े लेके। तो मुझे तो पता भी नहीं कि अंदाज़न कितने सूट्स का कलेक्शन होगा? मेरे हिसाब से तो 50 से ऊपर होने चाहिए। 2-3 छोटे छोटे पर्सनल सवाल हैं। सोनू शर्मा का असली नाम सोनू शर्मा ही है? नहीं, भूपेंद्र शर्मा है। भूपेंद्र। आपके आसपास वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपके इस जीवन की शिक्षा में योगदान दिया? मेरे तो सबसे बड़े मेंटर मेरे घर में ही थे, मेरे पिताजी। और मुझे लगता है कि उनसे मैंने इतना सीखा है कि मुझे किसी और की जरूरत ही जिंदगी में नहीं पड़ी। उनके पास हर विषय के ऊपर भंडार था। मतलब वो जिसको बोलते हैं ना कि एक वन की फॉर एवरीथिंग। तो उनको बोलते थे यार इसमें कैसे करना है, तो बताते थे कि इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें कैसे करना है तो इसमें ऐसा। तो मुझे बाहर जाने की खैर जरूरत पड़ी ही नहीं। तो माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन, और बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और आज भी उनकी लर्निंग की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि जो हमको सिखा गए बहुत शानदार था। जब आप पहली बार आप स्टेज पे गए तो आपके पैर कांपते थे, बहुत घबराया मैं। वो कैसे फिर पाया कि पैर कांपना नहीं कांपे? प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। कहते हैं अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप उसको इतनी बार करें कि वो आपको आने लग जाए। कोई चीज नहीं आती तो आएगी कैसे? करना चाहिए, कर करके इतनी बार कर लें, जो चीज नहीं आ रही वो एक धीरे धीरे आपको
आने लग जाती है, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप स्विमिंग नहीं आती तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको छलांग मारनी पड़ेगी। आप बिस्तर पे स्विमिंग नहीं सीख सकते, किताब पढ़ के आपको स्विमिंग नहीं आ सकती, तो करना क्या पड़ेगा आपको? डाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क भी लगेगा आपको, यार कि डूब तो नहीं जाऊंगा, परेशानी भी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वही एक तरीका है कि आपको फील्ड में ही उतरना पड़ेगा। स्टेज सीखना है तो स्टेज पे जाना पड़ेगा, कुछ सही निकलेगा, कुछ गलत निकलेगा, लेकिन बार बार कर करके आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार अब ट्यूनिंग सेट हो रही है। मुझे पता है कि यार ऐसा बोलने से ना अच्छा लगता है लोगों को, या ये नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा ना तो पिछली बार लोग बहुत हंसे थे मेरे ऊपर। तो वो धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। बहुत कुछ अचीव कर ही लिया है आपने, और सक्सेस के आपके मायने अलग हैं कि आपका बच्चा आपको कैसे देखता है, पिता को कैसे देखता है, आपकी सक्सेस पता चल जाती है। लेकिन एज ऑन अ प्रोफेशनल नोट, व्हाट इज नेक्स्ट? सोनू शर्मा के जीवन में अभी और कुछ बाकी है अचीव करना? अगर है अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मुझे लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं शायद जिंदगी में, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, मेरे भी हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं, मेरे भी हैं। अब कुछ गोल ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, वो मेरे थोड़े से सीक्रेट गोल्स हैं, क्योंकि वो मैं बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लोग फिर कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं। नहीं, कॉपी कर ले तो अच्छी बात है। अगर मेरा कोई वाला गोल कोई कॉपी कर ले तो मुझे मुझसे ज्यादा खुश कोई आदमी होगा नहीं। मेरा फाइनली गोल ये है कि मैं इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूँ, कि ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सोशल मीडिया और ये पैसा कमाना, मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। मेरा गोल एक्चुअली ये है, लेकिन मैं अगर सब कर सके तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मन है ऐसा, जो ईश्वर के हाथ में होगा। मेरा मन ये है कि 4-5 साल और जो थोड़ा बहुत मैं कर सकूं करूंगा, फिर मैं ये सब छोड़ देना चाहता हूँ। अध्यात्म की राह पकड़े, वो जहाँ ले जाएगा। लेकिन मैं ये पैसे वैसे की चक्कर से थोड़ा सा मेरे को सूट, मैं एक्चुअली मतलब मेरे, आप क्या बोले कि मेरा टेस्ट नहीं है ये सब। ओके, द थिंग व्हिच यू आर डूइंग, मतलब ये ठीक है, पैसा चाहिए आपको, क्योंकि आपको बच्चों को पालना है, बच्चों की शादी करनी है, उनकी एजुकेशन है, उस पर पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो पैसा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। मतलब चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं ग्रीडी नहीं हूँ पैसे को लेकर कि मैं कुछ भी कर लूँ। तो मेरा मन ये है कि 4-5 साल और करके फिर मेरा एक दूसरा फोकस है मेरी जिंदगी का, मैं वहां उस पर जाना चाहता हूँ, उस ट्रैक पे दौड़ना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करेंगे सोनू जी, जो कि बहुत सारे यंगस्टर्स की और नौजवानों की और स्टूडेंट्स की समस्या होती है। नंबर 1, बिकॉज मोटिवेशन इतना बड़ा शब्द है, और लेकिन जितना बड़ा शब्द है शायद उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि आपके पास आज के जीवन में चूंकि ऑनलाइन है, बहुत सारे मीडियम्स है आपके पास, आपका ध्यानाकर्षण करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि मतलब दोस्त यार तो होते ही थे, कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी होते थे, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन भी होते थे। नाउ ऑनलाइन गेमिंग है, आपका सोशल मीडिया, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसके बावजूद हाउ टू मेंटेन फोकस टुवर्ड्स दैट वन सिंगल ऑब्जेक्टिव वेयर यू आर फोकस्ड? जितना भी ये सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, ये आपकी जिंदगी में नुकसान ज्यादा दे रहा है और फायदा बहुत कम दे रहा है। मतलब ऑल्दो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज की डेट में अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे किसी भी लोगों का, तो 12 घंटे से 14 घंटे का स्क्रीन टाइम है। अब वो 14 घंटे मोबाइल पे, मुझे तो नहीं लगता कि प्रोडक्टिव कुछ देखता होगा। वो 13 से 14 घंटे एक आज का यूथ यंगस्टर मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहा है, और उसका एवरेज एज जो है वो 17 साल, 18 साल, 16 साल, 19 साल, सबके पास हैंडसेट है। माँ बाप की मजबूरी है हैंडसेट देना, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं तो माँ बाप को देना ही पड़ता है। अब वो बच्चे ने से चटकने लगा ली है तो पिताजी को लग रहा है कि बच्चा बाहर अंदर डिजिटल क्लास ले रहा है, और बाप भी खुश है कि बच्चा पढ़ रहा है। अब बच्चा अंदर क्या कर रहा है नोबडी नोज। तो सोशल मीडिया, ये सब चीजें, मैं जितने भी लोग मुझे बच्चे अगर सुनते हैं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इनसे आप दूर रहिए। आपके शुरुआत के जो 5 साल है ना, वो आपके पर्पस के ऊपर फोकस होने चाहिए, दैट्स इट। और पर्पस पे फोकस तभी होगा जब डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी। आपके पास अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में नेटफ्लिक्स और ये सब तामझाम डाउनलोडेड है, तो मुझे लगता है आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप रोज इंस्टाग्राम पे रील बना बना के डाल रहे हैं तो आपको ये
डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि मेरे लाइक कितने आ रहे हैं, मुझे कमेंट कितने कर रहे हैं, तो आपका फोकस हट चुका है। फिर आप किसी और दुनिया में जा चुके हैं। हर आदमी ने एक्चुअली फेमस होना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को ज्यादा लाइक मिल जाएं, मेरे पोस्ट पे ज्यादा कमेंट आ जाएं, और वो चाहता है ऐसा हो जाए। ऐसा होता नहीं है। आप कुछ बन जाए तो वो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब मैं लाइक काउंट नहीं कर रहा हूं अपने, मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो जो काम वाला पार्ट है ना, वो बीच में से हटा देते हैं और सोचते हैं जो सीधा मैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर चला जाऊं। तो सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। 12-12 घंटे का स्क्रीन टाइम है, जो कहीं से भी जस्टिफाई मुझे लगता नहीं है। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं आधे घंटे से ऊपर मोबाइल नहीं देखूंगा, का मतलब नहीं देखूंगा, क्योंकि आपका जिंदगी आधा तो उसमें खराब हो रहा है। नहीं तो ये जो डिसिप्लिन है, ये कैसे लाया जाए? देखो यार, ये शुरू में तो ना सोच के करना पड़ता है, फिर आपकी वेन्स में आ जाता है। जैसे आप नई कार चलाना सीखते हैं तो शुरू में बहुत अजीब लगता है कि जब मैं पहली बार कार चलाना सीख रहा था तो पैर 2 थे, नीचे पैडल 3 थे, एक एक्सीलेटर था, एक ब्रेक था, एक क्लच था। तो बहुत अजीब लग रहा था कि ये बैलेंस कैसे करेंगे। तो जो सिखाने वाला था वो बोलता था बहुत ध्यान से देखो, तो हमारी गाड़ी धक 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 करके बंद होती थी। तो सामने ट्रक आता था, हम घबरा जाते थे, कोई ओवरटेक करता था तो घबरा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आपको वो, शुरू में तो कॉन्शियसली आप चलाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई अगर गलती से बोल दे कि फोन है बात कर लो, तो आप बोलेंगे आप पागल हो क्या, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं। लेकिन जब आप धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप यूज्ड हो जाते हैं उस पर, फिर वो ऑटोमेटिक मोड में होता है कि आप दफ्तर से घर आ रहे हैं और आप शायद बात भी कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गूगल मैप की तरह आपके घर ले जाता है। तो शुरू में तो सोच के करना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि वो सब ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो शुरू में सोच के करें कि मैं आधे घंटे के बाद नहीं देखूंगा, का मतलब नहीं देखूंगा। अगर आपको सुबह उठते ही मोबाइल फोन सबसे पहला देखना है तो आप हार रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल फोन नहीं देखना है यार। आपको सबसे पहले सुबह उठ के वॉशरूम जाना है, अपना नहाना धोना है, पूजा पाजा जो आप करते हैं वो करना है, नाश्ता वाश्ता करना है, उसके बाद सबसे पहले फोन पे हाथ लगाना है। लेकिन मुझे लगता है 95% लोग आज की डेट में सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखते हैं और उसमें फिर 1 घंटा लगे रहते हैं। तो पहला 1-1.5 घंटा वहां खराब होता है आपका। और डेली का 1 घंटा का मतलब होता है 365 into 10 = 4000 आवर्स। और मुझे लगता है 99% ये लोग करते होंगे, और वही मोबाइल लेके लोग वॉशरूम भी चले जाते हैं। मतलब ये अजीब है थोड़ा सा, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि मैं आधे घंटे से ऊपर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए एटलीस्ट नहीं करूंगा। फिर आपके वेन्स में आ जाएगा, फिर आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा देखना। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपको आदत हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत के 8-10 दिन होते हैं वही सबसे टफ होते हैं। एवरी डे इज अ टफ डे। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो कभी भी आएंगे आपको, तो टेस्ट लेने के लिए आपका, कभी कुछ किसी रूप में आ जाएंगी, कभी किसी रूप में आ जाएंगी। लेकिन आपको ये फोकस करना है कि मुझे आधे घंटे से ऊपर ये नहीं देखना, या 1 घंटा, जो भी आप टाइम फ्रेम, चाहे 2 घंटा कर लीजिए, मैं तो उसमें भी मना नहीं कर रहा आपको। 2 आवर्स का मीन्स 2 आवर्स की 2 घंटे से ज्यादा मैं अपने मोबाइल फोन को नहीं देखूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं कि जिसने ग्रेजुएशन करी और बिकेम एन एवरेज स्टूडेंट, पैसे देके अटेंडेंस पूरी कराई जाती थी किसी तरीके से। ऐसे बहुत सारे लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और शायद कुछ बेहतर भी हैं कि वो 99 या 95 नहीं ला पाते, 92 या 80 या 70% लाते हैं। बट चूंकि कंपटीशन इतना टफ है, वो उस ड्रीम को अकम्प्लिश नहीं कर पाते। दे गेट अ डिप्रेसिंग फीलिंग। ऐसे बच्चों में आती है डिप्रेसिंग फीलिंग। लॉट ऑफ काउंसलर्स, बिजनेस जो चल रहा है वो भी शायद इसी कारण चल रहा है। नाउ चाइल्ड काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलिंग होती है, स्कूल्स में डेडिकेटेड होती है, कॉलेज में डेडिकेटेड होती है। कहीं ना कहीं वो बच्चे प्रेशर फील करते हैं। ऐसे बच्चों को एक मैसेज दीजिए सो दैट दे डोंट फील कि जिंदगी अब खत्म हो गई है। बस एक दिन में सैकड़ों मेल्स आते हैं, जिसमें से पेरेंटिंग टिप्स मांगने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हमको मेल करते हैं कि हमारे बच्चे के 95% मार्क्स आ गए, अभी क्या करेगा जिंदगी के अंदर। तो मैं तो बहुत हैरान होता हूँ। मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के 95 नहीं आए, तो भी मैंने कुछ कर लिया जिंदगी में। मतलब आपकी मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। मार्कशीट तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरी कहाँ रखी होगी अभी। वो सिर्फ जो बर्थडे होता है ना, वो दिखाने के लिए कभी ना कभी काम आती है। अच्छा, प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, वो माँ बाप इतना डंडा देते हैं ना बच्चों को कि तूने अगर ये नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतना प्रेशर में है स्टूडेंट कि आप बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मतलब उसका 92% मार्क्स है और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो इसमें बच्चे की गलती है क्या? बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं। उसको प्रेशर इतना किया गया है, टीचर्स बोलती हैं तू ये नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा हमारा तो तू इकलौता ही बेटा है, हमारी सारी उम्मीदें ही तुझसे हैं, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू बर्बाद, हम क्या करेंगे।
नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को रिलैक्स, और सब बच्चे जीनियस ही पैदा होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ स्कूल कॉलेज में और घर में होती है जाके। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मार्क्स पैरामीटर होता तो बिल गेट्स नहीं होते, मार्क्स पैरामीटर होता तो स्टीव जॉब नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते, ऐश्वर्या राय नहीं होती। ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो स्कूल कॉलेज गए नहीं है लेकिन लोगों ने रूल किया है। तो जरूरी है पढ़ाई, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर नहीं होती किसी भी एबीसीडी कारण से तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में 20वीं सेंचुरी है, आपके पास ढेरों विकल्प है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आज मेरे साथ 20-20 साल के बच्चे, 21-21 साल के नौजवान लड़के हैं जो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। अब 10 लाख रुपए पर मंथ अच्छे लोग नहीं कमाते हैं, तो वो 10 लाख रुपए पर मंथ उसने किया क्या? 12वीं पास की है सरकारी स्कूल से, तो इज अर्निंग गुड मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो बहुत सारी चीजें हैं आज आप बच्चों को करने के लिए, तो सिर्फ वहां से पैरामीटर नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे से कम नहीं आ रहे हैं आपके, मेरे 50% थे तो मुझसे तो अच्छे ही आ रहे हैं, तो अगर मैंने कुछ कर लिया तो आप भी कुछ कर लेंगे यार। अब बात करते हैं बिजनेस एडवाइजरी की। अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट भी स्किल्स वगैरह की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसी योजनाएं चला रही है, मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है। बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज छोटे लेवल पे बनाई जा रही है ताकि नौजवान, जो जैसा कि आपने बताया कि 12 साल के बच्चे, 12वीं पास बच्चे भी 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे रिसोर्सेज उनको नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे उतना ज्ञान नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अगर बिजनेस में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर आप बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मैं ऐसे लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं सर, कि आपको कम से कम पेशेंस रखना होगा 5 से 7 साल। कोई भी चीज ओवरनाइट कभी डेवलप नहीं होती। बहुत सारे लोगों में पेशेंस बहुत कम रहता है, उनको लगता है कि हम बस आज कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और कल से हमारे पास सब कुछ हो जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आपको कम से कम 5 से 7 साल किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में लगता है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि इस 5 से 7 साल में आपका टेस्टिंग होता है, बहुत बार गिरते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, आप खुद ही यंगस्टर हैं तो आपको पता ही नहीं है बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजों का, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई आपका गूगल नहीं होता जो आपको बता सके ये डूज हैं डोंट्स हैं। तो 5 से 7 साल का आपको कम से कम पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं तो आखिरी में एक ही बात बोलता हूं कि आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिरी में करना क्या है। अगर वो फोकस क्लियर है तो 5 नहीं तो 7 साल, 7 नहीं तो 10 साल आप वहां पर लैंड कर जाते हैं। जितनी जल्दी शुरू करते हैं जिंदगी उतनी बड़ी मिलती है आपको। अगर आप अपना करियर 25 साल में शुरू कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर आपका करियर 22 साल में शुरू हो रहा है तो मैं कहता हूं ये भी गलत है। आपका करियर एज सुन एज पॉसिबल शुरू होना चाहिए। अगर आप 15, 16, 17 साल में अपना करियर शुरू कर रहे हैं और आपको 10 साल भी लगे सेट करने में अपने आप को, तो भी 27 साल में आप एक सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। लेकिन अगर अपना करियर ही आपने 28 साल की उम्र में शुरू किया और आपको 10 साल लगे तो आपको 40 साल लग जाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी आप करियर स्टार्ट करें, क्योंकि फेलियर्स तो मिलेंगे, चाहे आप 27 साल में शुरू करें चाहे वो 17 साल में शुरू करें। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, ये सब होगा आपके साथ। तो जितनी जल्दी शुरू कर लेंगे जिंदगी उतनी बड़ी मिलेगी आपको काम करने के लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ग्रूमिंग का क्या योगदान है और कितना फोकस रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो सक्सेस के पीछे भाग रहा हो? देखिए, सबसे बड़ा रोल संस्कारों का होता है जो आपको घर से मिलते हैं। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्कूल में बच्चा 8 घंटा 7 घंटा रहता है, बाकी 17 घंटे तो घर में ही रहता है। किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप भेज दें अपने बच्चों को, आखिरी में वो घर ही आएगा। घर की जो माहौल है, घर की जो अपब्रिंगिंग है, उसके फादर का उससे कनेक्शन, उसकी मदर का उससे कनेक्शन, उसके भाई बहन, उसके रिलेटिव्स का उससे, मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली। क्योंकि वो लोग सुनकर कभी कुछ नहीं करते, लोग देखकर ही करते हैं। आपको मैं लाख बोल दूं आप ये करिए ये करिए ये करिए, आप वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप मुझे करते हुए 10-20 बार नहीं देखेंगे। तो वो अपब्रिंगिंग आपके घर से होती है। हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हमारे परिवार के अंदर हमारे फादर का ने हमको बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दिया, हमको ये बताया कि ये डूज है बेटा और ये डोंट्स हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। वो अपब्रिंगिंग आपकी घर से ही होती है, संस्कार आपको घर से ही दिए जाते हैं। धीरे 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 पेस्टिंग होती है। हर दिन आप अपने फादर को ये करते हुए देखते हैं, अपनी मदर को ये करते हुए देखते हैं और रोज देखते हैं। धीरे 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 पेस्ट होते 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 आपके मानस के ऊपर वो चीजें आना शुरू हो जाते हैं कि देखो ऐसे बात नहीं करनी इनसे। अगर वो लोग अंडर डेवलप्ड हैं या वो पैसा नहीं है उनके पास तो आपको उनसे ऐसा बदतमीजी से बात नहीं करनी, ये भी हमारी तरह ही लोग हैं टाइप। मतलब वो धीरे 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 आप अपने परिवार में सीखते हैं और ये संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है
कि अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो अंग्रेजी आप कैसे सीखते हैं, जब आपके आसपास 5 लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, ऐसे सीखते हैं ना। आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाएं, अंग्रेजी सीख भी आए, तो जब तक आप बात नहीं करेंगे ना इंग्लिश में, तो आपको 10 लोग चाहिए जिससे आपका इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रहा हो, तभी आप सीखते हैं। तो ग्रूमिंग कैसे होगी, जब आपके आसपास के 5, 7, 10 लोग, 12 लोग एक साथ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आपका जो ड्रीम्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, गोल सेटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आपके आसपास का सर्कल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हैं। मतलब कोई भी नकली आदमी आपकी जिंदगी में अगर आ गया, नकली का मेरा मतलब ये है कि जिसके पास ना गोल्स है, ना ड्रीम्स है, ना जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहता है, संस्कार भी नहीं है, तो एक व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए बहुत है। तो आपका जो आसपास का सर्कल है वो आपकी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे हैं जो एवरेज लोग थे, लेकिन वो ऐसे माहौल में रहे कि वो सुपर सक्सेसफुल हो गए। और मैंने फेलियर लोग देखे हैं जो सुपर हिट लोग थे, माइंड वाइज शार्प थे, मतलब एनर्जी वाइज बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो ऐसे लोगों के बीच में घूम रहे थे जिन्होंने उनको उसके लेवल, अपने लेवल पे ले आया। और ये जो अच्छे अच्छे कपड़े और तरीके से कपड़े पहनने का तरीका है, क्या ये भी आपकी सफलता में योगदान देता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। और आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको ड्रेसअप होना पड़ता है। बीइंग अ स्पीकर, मैं पजामे में तो जा नहीं सकता हूँ। अब सचिन तेंदुलकर तो सूट में क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, उसका एक प्रोफेशन है। अब जितने भी लॉयर्स हैं, चाहे वो जून जुलाई का 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, उनको वो ब्लैक सूट कैरी करके मिलॉर्ड के सामने जाना पड़ता है, प्रोटोकॉल है। मतलब बड़े से बड़ा जज भी अगर अंदर घुसेगा जिरह करने के लिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा जज हूं, मेरे पास तो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 500 करोड़ की, जो भी मैंने जिंदगी में अचीव किया है, तो मैं अब टी शर्ट में आऊंगा और जीन्स में आऊंगा, ये मेरा राज है। ऐसा नहीं करेगा। वो अपने प्रोफेशन को इज्जत देता है। तो हर आदमी को अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है, चाहे आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एक आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, जो आपको लगता है आज के इस जीवन में उनके लिए बहुत जरूरी है, या फिर जिनको फॉलो करके फाइनल मैसेज मैं देना चाहूंगा, खूब मन लगा के पढ़ें। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। और आपका ये जो अर्ली एज है, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, ये डिस्ट्रैक्शन का नहीं है। टेलीविजन बिल्कुल नहीं देखें। बिल्कुल का मतलब, मैं तो पेरेंट्स को भी बोलूंगा अपने घर से टेलीविजन हटा दें। अगर संभव है तो अपने घरों से टेलीविजन हटा दें, क्योंकि जब मैं किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखना चाहता हूं तो मैं उसकी लाइब्रेरी देखता हूं, उसके टीवी का साइज नहीं। क्योंकि जिनके टीवी के साइज बड़े होते हैं उनके घर की लाइब्रेरी छोटी होती है। बच्चों से ये कहना चाहता हूं, मन लगाकर पढ़ें। आखिरी में एक ही बात है कि अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते तो हताश होने की जरूरत नहीं है। पहला तो भगवान कहते हैं कि आप मन लगाकर सब करें, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हुआ आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई और 92% पे भी आप सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपको पता है, बिकॉज उनके मार्क्स नहीं आते या एडमिशन सही जगह नहीं हो पाता। तो सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्परेरी प्रॉब्लम ना। और प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो प्रॉब्लम आपके माँ बाप पे शिफ्ट हो जाती है। मतलब कोई बच्चा 17 साल 18 साल का ये कर जाता है इमेच्योरिटी के अंदर, वो ये सोचता भी नहीं है कि मेरे पीछे जो मेरे बाबा ने इतना मुझे खून पसीना लगा के पढ़ाया, आगे किया है, उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। तो बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत बढ़िया, इसको एंजॉय करिए। कोई मार्कशीट आपको भविष्य तय नहीं कर सकती। मतलब मार्क्स पैरामीटर नहीं है। आप दुनिया के टॉप 100 लोग उठा के देख लें तो 50 लोग तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होंगे। तो अगर वो भी ऐसा करते तो आज तो ना हम बिल गेट्स का नाम सुनते, ना हम स्टीव जॉब का नाम सुनते, ऐश्वर्या राय का नाम नहीं सुनते। सचिन तेंदुलकर कौन से क्लास में गए थे बताइए आप मुझे। तो ये थे सोनू शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दिया है कि फेलियर का मतलब, किसी एग्जाम में फेल होने का मतलब जिंदगी में फेल होना नहीं होता है। सक्सेस इससे बहुत आगे की चीज है, जिसमें आपकी फैमिली जुड़ी है, वो लोग जुड़े हैं जो आपके नजदीक रहते हैं। इसलिए फोकस करिए, अच्छा करने पे फोकस करिए, नया करने पे फोकस करें। बहुत ऐसी चीजें, जैसे कि सोनू ने कहा कि भगवान ने तय कर रखी है, जो ईश्वर ने तय कर रखी है, जो हमारे और आपके हाथों में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एंड थैंक यू सो मच सोनू जी। हम सब आप चाहेंगे तो मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूंगा आपके स्टूडेंट्स के लिए। जी जी। आज से करीब करीब 6 महीना पहले देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज। उन्होंने मुझे डॉक्टरेट का डिग्री दिया। तो अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, मेरे ऐसा नालायक आदमी
जो 9th में फेल हो गया था, मैं 9th में फेल था अपने एक सब्जेक्ट के अंदर, आज उसको मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बनाया है, ऑनररी डॉक्टरेट जिसको डिग्री बोलते हैं। मेरे अभी दफ्तर में डिग्री टंगी हुई है। तो इन अगर आप पैशन फॉलो करें अपना, तो स्कूल के मार्क्स से बड़ा डिग्री है ये, राइट। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम आपको आपका पैशन दुनिया में कहीं पर भी लेके जा सकता है। शिक्षा का सफर आप जारी रखिए, शिक्षा पे निरंतर फोकस रखिए, और लेकिन साथ में अपने पैशन को फॉलो करिए। आप जो करना चाहते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फैमिली प्रेशर के, एडवाइस टू पेरेंट्स एज वेल, अपने बच्चों पे इस तरह का प्रेशर मत डालिए कि उनके दिमाग में किसी भी तरह का नेगेटिव ख्याल आए। उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करिए, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें डालिए कि अगर ये चीज अचीव नहीं होती तो ABCDEFG Z तक चीजें अवेलेबल हैं, Z तक बातें अवेलेबल है जिनको वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन, एंड आई एम श्योर कि एज अ व्यूअर आप इस कॉन्वर्जेशन से, इस बातचीत से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगी।